डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडो स्टडी। और मैं विकेश सर आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। अभी तक हम लोगों ने ब्लड रिलेशन देखा। ब्लड रिलेशन में कुछ चीज़ें अभी बची हुई हैं, लेकिन आज हम लोग कैलेंडर देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मेल किया और व्हाट्सअप किया और फेसबुक के थ्रू बताया कि सर आप कैलेंडर के टॉपिक को जो है बताएं, क्योंकि कैलेंडर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थ्रू सारे एग्जामिनेशन में। जैसे अगर हम लोग रेलवे में लेते हैं तो लगभग 3-4 क्वेश्चन जो है आपको से पूछ देता है। बैंक में भी, बैंक में तो नहीं आते हैं, लेकिन अदर और जितने भी कमीशन के एग्जामिनेशन होते हैं स्टेट लेवल के, वहाँ पर इसके क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज से हम एक नया सीरीज शुरू करेंगे, जिस सीरीज में हम लोग कैलेंडर के क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैलेंडर के क्वेश्चंस को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये कि कैलेंडर के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोगों को यह जानना होगा कि कैलेंडर से क्वेश्चन कितनी तरह से पूछता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या उसमें पूछा जाता है। जैसे सपोज करो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैलेंडर। देखिए कैलेंडर में जो क्वेश्चन आएगा वो 2-3 तरह का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट डेट प्रॉब्लम। दूसरा होता है जिसे बोलते हैं हम लोग रेफरेंस डेट प्रॉब्लम, और तीसरा ऐसे ही कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन मिसलेनियस होता है। अब ये कि ये डायरेक्ट डेट प्रॉब्लम क्या है, पहले हम लोग ये समझ लेंगे रेफरेंस डेट प्रॉब्लम क्या है, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, तो हमारा जो ये चैप्टर है वो ये कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग इसको 1 बाय 1 देखते जाते हैं। तो देखो डायरेक्ट डेट प्रॉब्लम वो होता है जहां पर एक डेट दिया होता है और आपसे पूछेगा कि यह डेट कौन सा दिन था। दूसरा होता है जिसको रेफरेंस का मतलब किसी के थ्रू होता है। तो जैसे आपको एक डेट दिया होगा, उसके रेफरेंस से अगले डेट का दिन निकालना होगा कि दैट डे इज अ वेडनेसडे या मंडे या संडे या ट्यूसडे या जो भी है। और मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, इसमें कुछ खास नहीं होता है। सिंपली होता है कि मिस्टर एक्स को अच्छी तरह से याद है कि वाई का बर्थडे जो है वो 5 तारीख के बाद और 10 तारीख के पहले होगा, और इसी तरह से किसी और को याद रहेगा। तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग एक कॉमन डेट निकाल लेते हैं और उस कॉमन डेट के थ्रू हम अपने क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं। अब ये है कि ये डायरेक्ट डेट प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट डेट प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए। लाइक सबसे पहले देखो हम लोग यह देखते हैं कि ईयर के बारे में जानकारी होना चाहिए। ईयर में आएंगे तो ईयर हो गया आपको 3 तरह का, यहाँ पर हम लोग देखें। जैसे पहला हम लोग बोलते हैं इसको सोलर ईयर, दूसरा हम लोग जानते हैं लीप ईयर, और तीसरा जो यहां पर जरूरी है वो है लीप सेंचुरी। सोलर ईयर मीन्स सौर वर्ष, इसको हिंदी में बोलते हैं सौर वर्ष, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग साधारण वर्ष। ठीक है, इंग्लिश में जनरल ईयर। लीप ईयर को हिंदी में बोला जाता है अधिवर्ष, और इसको बोला जाता है शताब्दी अधिवर्ष, वैसा शताब्दी जो लीप ईयर हो। ठीक है नाउ, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये कि ये सौर वर्ष क्या है, लीप ईयर क्या है, लीप सेंचुरी ईयर। तो ध्यान से सुनेंगे, मैं लिखवाऊंगा तो नहीं क्योंकि ये ऑफलाइन क्लासरूम है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे सिंपली कि ये साधारण वर्ष क्या होता है। तो वैसे वर्ष जैसे मान लो ये 2020 है, तो 2020 के लास्ट 2 डिजिट को अगर देखा जाए तो ये 4 से डिविजिबल होता है, यानी जो 4 से डिविजिबल हो गया वो लीप ईयर, जो 4 से डिविजिबल नहीं हुआ वो हो गया आपका साधारण वर्ष। और लीप सेंचुरी ईयर वो होता है जैसे हम लोगों को मान लो यहाँ पर जो गिवन ईयर है, कोई भी जो साल दिया हुआ है गिवन ईयर डिवाइडेड बाय 4, अगर ये नॉट डिविजिबल है
पूरी तरह से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये साधारण वर्ष। जैसे 2019 में 4 से अगर भागा लगाते हैं तो ये भागा नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम लोग 2020 में अगर भागा लगाते हैं 4 से तो ये लग जाएगा। तो जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए वैसे वर्ष को साधारण वर्ष, जिस वर्ष में 4 से भाग ना लगे उसे साधारण वर्ष, जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए उसे अधिवर्ष या लीप ईयर। और शताब्दी अधिवर्ष जानने के लिए देखिए, शताब्दी वर्ष वो होता है जिसके लास्ट में 2 शून्य लगा, जैसे 100 हुआ, 200 हुआ, 300 हुआ, अब तो जैसे जैसे चले आए। 2000 अभी बीता था, 20 वर्ष, 20 वर्ष पहले, और आगे हमारे 2100 आएगा। तो ये से जो वर्ष होते हैं ना, जहाँ पर लास्ट में 2 शून्य लगा होता है, वैसे वर्ष को हम लोग शताब्दी वर्ष बोलते हैं। तो शताब्दी वर्ष में कि क्या वो एक लीप सेंचुरी ईयर है, लीप अधिवर्ष है। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पर 4 से भाग लगाएंगे तो ये लग जाएगा, ठीक है। तो हम तो ये जानेंगे कि अच्छा ये तो एक शताब्दी वर्ष है। ऐसे भी हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से स्कूल से कि जो है सो हर चौथा साल जो होता है वो एक लीप ईयर होता है। बट क्या रियलिटी में ये होता है? नहीं, क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन पे चले, कैलेंडर एक पूरी तरह से कैलकुलेशन का चैप्टर है, जहाँ पर हम लोग इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यह कहता है कि नहीं, जो गिवन सेंचुरी ईयर है, गिवन सेंचुरी ईयर डिवाइडेड बाय 400 एज वेल एज 4 और 400 बोथ एंड दोनों लगा देते हैं, और नहीं। यानी आपको क्या करना है, देखना है कि जो शताब्दी वर्ष है वो शताब्दी वर्ष 4 से भी भाग लगना चाहिए और साथ ही साथ 400 से भी भाग लगाना चाहिए। तो वैसे सेंचुरी ईयर को हम लोग लीप सेंचुरी ईयर कहेंगे। जस्ट अगर क्या मैं 200 में 4 से भागा लगाऊंगा तो ये लग जाएगा, बट अगर हम 200 में 400 से भागा लगाएंगे तो ये नहीं लगेगा। इट मीन्स कि जो ये ईयर है वो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। और ये आप गांठ बांध लीजिए कि ये जो वर्ष आया होगा, जो बीता होगा, वो किसी भी हाल में आपका लीप ईयर नहीं होगा, अर्थात वहां पर जो फरवरी आया होगा वो 28 दिन का होगा, ठीक है। और अगर फ्यूचर का कैलेंडर दिख जाता है, अगर आप 2100 का कैलेंडर कहीं से निकाल सकते हैं, तो आप देखिएगा कि अगर ये जो वर्ष है 221 इसमें अगर आप 400 से भागा लगाइएगा तो नहीं लगेगा। आप कैलेंडर अगर कहीं से मिलता है, गूगल से निकाल के भी आप चेक कर सकते हैं कि उसकी जो फरवरी होगी वो 28 डे की होगी, ना कि वह 29 डे की। तो हम लोग यहाँ पर सीखे कि ईयर कितने तरह का, सोलर ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर। सोलर ईयर को क्या बोले हम लोग, साधारण वर्ष। कैसा? तो जो 4 से भागा ना लगे वो साधारण वर्ष, जो 4 से भाग लग जाए वो लीप ईयर, और जिसमें 400 और 4 दोनों से भागा लगा के अगर हम लोग उसको बनाएंगे तो वैसे वर्ष को हम लोग बोलेंगे लीप सेंचुरी ईयर। अब इसके अलावा कुछ और चीजों की जरूरत होगी, जैसे क्या क्या, वो अब मैं आपको आगे बताता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। यहाँ तो आप क्लासेस देख ही रहे हैं और बहुत ही जल्द मेरा एक लाइव क्लास भी आने वाला है, जहाँ पर हम लोग गूगल मीट या जूम एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे ये तो वीडियोस चलते रहते हैं, आप वीडियो के थ्रू भी कुछ सीख सकते हैं, बट जो एक्चुअल ऑफलाइन क्लास होता है उसी तरह से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर रहे हैं। और जल्द ही हमारा एक नया क्लास शुरू होगा, क्लासेस शुरू होंगे जो ऑनलाइन होंगे। और अब मेरा जो भी क्लासेस आएगा वो ज़्यादातर उम्मीद कीजिए कि ऑनलाइन ही आएगा, क्योंकि कुछ और भी काम के वजह से मुझे इतना समय नहीं मिल पाएगा कि मैं ऑफलाइन आपको कोचिंग में पढ़ा सकूं। तो मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे या जो भी क्लासेस चलेंगे वो अब ऑनलाइन ही चलेगा, और हम लोग ऑनलाइन में ही जो है अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। उसके लिए आपको मटेरियल की व्यवस्था कर दी जाएगी कि आपको हाथ में आपके पास मटेरियल रहेगा और क्वेश्चन पूछने की भी आज़ादी रहेगी, जहाँ पर आप क्वेश्चंस या तो मैसेज के थ्रू या हैंड रेज करके या जैसे भी हो आप व्हाट्सएप करके भी
आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ऐसे मैं आपको एक भरोसा दिला दूंगा कि जो मैं क्लासरूम में, ऑनलाइन क्लासरूम में हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त जितने भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको हर चीज़ बोर्ड पर ही क्लियर कर दूंगा कि कोई तरह का डाउट ना बचे, जैसे मैं हमेशा अपने ऑफलाइन क्लास में करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो इस वीडियो के नीचे में ज़रूर कमेंट करेंगे कि यस सर, मैं जो है सो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता हूं। और देन फिर हम लोग जल्द से जल्द ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करेंगे। और रीजनिंग के साथ साथ इस चैनल पर मैथ का भी लाइव क्लास आएगा और इंग्लिश का भी लाइव क्लास आएगा, यानी हम लोग एक पूरे कोर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन है कोविड को लेकर, तो कोचिंग खुलना थोड़ा मुश्किल है, और अगर खुल भी जाता है तो बहुत ही ज़्यादा वो रिस्की है, क्योंकि आप देख रहे हैं गांव में, बड़े बड़े शहरों में अब ये वो स्थिति नहीं रह गई है कि जहाँ पर इक्का दुक्का केस आ रहा है या फिर आप धीरे है, गवर्नमेंट तो कुछ भी बोलती है बट वैसा है नहीं। अब एक तरह का ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग है, बहुत ही तेज़ी से स्थिति जो है मतलब हमारे देश की खराब हो रही है कोविड को लेकर। 3,10,000 से 10,000 के करीब पेशेंट आ चुके हैं। तो आपकी सुरक्षा के लिए ही हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर रहे हैं कि आप घर बैठे भी ऑनलाइन क्लास करके अपने कोर्स को कंटिन्यू रख सकते हैं, जिससे कि आपका जो ये जो ब्रेकअप हो गया है पढ़ाई से वो कंटिन्यू रहे। आपको होमवर्क भी मिलेगा, आप होमवर्क के थ्रू क्वेश्चंस बनाइए, क्लास के थ्रू ज्वाइन कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। एक जैसे डिसिप्लिन में क्वेश्चन क्लासरूम में आते हैं, उसी तरह से डिसिप्लिन में ऑनलाइन में भी आइए और क्लास कीजिए। और इसका फी हम लोगों ने बहुत ही नॉमिनल फी रखा है। रीजनिंग का फी अभी चूँकि सारे लोगों की जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों ने एक छोटा सा फी रखा है, 200 रुपये मात्र ही है मंथली। इसी बेसिस पर ये आपका मंथ बाय चलता जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा कि 2 साल तक पढ़ाते रहेंगे कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए। जो टाइम पीरियड है 7 से 8 महीने का, एक कंप्लीट पैकेज जो होता है रीजनिंग का वो आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप एसएससी, रेलवे, बैंक सबकी तैयारी कर सकेंगे और बहुत ही कम फीसों में। उसी तरह से मैथ के भी फीस डिसाइड होंगे और इंग्लिश के भी फीस डिसाइड होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। एंड नाउ अब वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पर हम लोग कुछ जान लेंगे जैसे डेज के बारे में। देखो जैसे जब ये कैलेंडर बना था तो वो कैलेंडर की शुरुआत हुई थी 11/001, यानी 1 जनवरी सन 1। तो 1 जनवरी सन 1 ये जो दिन था, 1 जनवरी सन 1 ये जो दिन था, इसको हम लोगों ने चेक किया तो हम लोगों को यह पाया गया कि यह जो था वो मंडे का दिन था। तो यहाँ से एक डे का कोड शुरू हो गया, जिसको हम लोग नाम दिया डे कोड में, डे एंड उनके कोड। जैसे मंडे, तो मंडे को हम लोगों ने कोड किया 01 से। उसी तरह से ट्यूसडे के लिए 02, वेडनेसडे के लिए 03, थर्सडे के लिए 04 और फ्राइडे के लिए 05, सैटरडे 06 एंड संडे 07। तो 07 का यहाँ पर प्रयोग नहीं होता है। कैलेंडर में एक बात ध्यान में रखना कि 7 नहीं आता है, क्योंकि जब भी हम लोग 7 कराएंगे 7 से भागा लगता है, तो ये 07 की जगह पर 00 यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपके सामने उसके डे कोड्स। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये हम लोगों को आगे काम देगा। मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 और संडे 0। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, तो नेक्स्ट इज जिसको मैं यहाँ पर बोलता हूँ एक्स्ट्रा डे। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक्स्ट्रा डे। व्हाट इज एक्स्ट्रा डे, इसको हिंदी में बोलते हैं अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन कहने का मतलब वह दिन, जैसे मान लीजिए आपको कोई डेट दिया हो, जैसे सपोज करो 15 दिन तारीख दिया हुआ है, तो अतिरिक्त दिन का जो नियम है या ये जो कैसे निकालते हैं, हम लोग जानते हैं कि 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग सप्ताह को जो दिए गए दिन हैं उनमें से हम लोग हटा देते हैं। जैसे सपोज करो कि आपके पास 17 दिन है, 17 तारीख दिया हुआ है,
तो इस 17 तारीख में से क्या करते हैं हम लोग कि वीक्स को माइनस कर देते हैं। क्या करेंगे, सप्ताह को हटा देंगे, तो उसके बाद जो बच जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अतिरिक्त दिन बराबर। जैसे एक वीक बराबर क्या हो गया मेरे पास 7 डेज। तो अगर हम यहां पर से देखेंगे ये 17 है, इसमें से 2 सप्ताह चला गया, बचा क्या आपके पास 3 दिन। तो ये जो 3 आया यही 3 मेरा एक्स्ट्रा डे कहलाता है। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा जनवरी में कितना एक्स्ट्रा डे होगा, तो हम जानते हैं जनवरी जो है वो 31 का महीना है, इसमें से 4 सप्ताह निकल जाएगा। यानी अगर हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 31 में अगर हम लोग 7 से डिवाइड किए तो 4 टाइम्स में 22, ये जो 3 बचा, ये जो मेरा रिमाइंडर है, इसी रिमाइंडर को हम लोग एक्स्ट्रा डे बोलते हैं। इस रिमाइंडर को क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा डे यानी अतिरिक्त दिन। तो अतिरिक्त दिन के लिए मेरे पास 2 नियम है। एक तो हुआ कि दिए गए दिन में से यानी जो गिवन डेट है उनमें से अगर हम लोग वीक को माइनस कर देते हैं तो जो रिमेनिंग डेज बचेंगे दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा डे। अदरवाइज जो गिवन डेट है आइदर वो मंथ पूरा हो या जैसे भी हो, अदर 17 से में भी अगर हम 7 से भाग लगाएंगे, क्योंकि एक वीक होता है 7 दिनों का, तो यहाँ पर हमको 7 से भाग लगाना होता है। गिवन डेट इज डिविजिबल बाय 4, द रिमाइंडर इज कॉल्ड एक्स्ट्रा डे। यानी जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को हम लोग क्या बोलेंगे, अतिरिक्त दिनों की संख्या बोलते हैं। स्टूडेंट्स आज जो है मैं इस टॉपिक को यहीं पर रोक रहा हूँ। मेरे अगले वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे कि जब क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएं। तो तब तक के लिए गुड बाय, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरे वीडियो को अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और जो मैंने कहा है जैसा भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।